इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 11 और इसमें हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चैप्टर का नाम है आपका शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। ठीक है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाठ से लिखा गया है कि लेखक ने वाराणसी का महत्व क्या बताया है। तो इसका आंसर देखते हैं कि लेखक ने वाराणसी का महत्व बताया है कि वाराणसी यह गंगा किनारे बसा है। इस नगर का सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास रहा है। यह नगर प्राचीन काल से ही शिक्षा नगरी के केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। क्लियर है। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता क्या है। संक्षेप में परिचय दीजिए छोटा में। ठीक है, सुश्रुत क्लियर। इसका आंसर है कि सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ विश्व में यह साबित करता है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। यह ग्रंथ भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का आधार स्तंभ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था। तो आइए देखते हैं कि प्रवेश हेतु शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधे, पानी भरी मस्क, चिकनी मिट्टी के ढांचे और मलमल से बने मानव पुतलों पर अभ्यास कर साबित करते थे कि चीरा कहाँ कैसे लगाना है, सुई कैसे दी जाती है, खुरदरे चमड़े को खुरचने की विधि कराकर देखा जाता था, तब उसे प्रवेश मिलता था। ठीक है, ये सब कराया जाता था वहाँ पर एडमिशन होने से पहले। ठीक है। तो इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। तो देखते हैं। टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए जाते थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत के बनाए जाते थे। कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे, कुछ घोड़ों के बालों से तैयार किए जाते थे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब 5वां नंबर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि 5वां नंबर में क्या कहा गया है। सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे। उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है कि फटी आंतों के 2 किनारों के साथ मिलाकर इसे एक चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते थे, जिससे फटी हुई आंत के 2 किनारे आपस में सिल जाते थे। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर की बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता एवं चींटों का सिर ऊतकों में घुल मिल जाता था। यह तकनीक इसीलिए विलक्षण कही गई थी। ठीक है, क्लियर है। 6ठा क्वेश्चन है इसमें कि शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंद मूल, फल फूल, पेड़ पौधे की लताओं, पानी से भरी मस्कों, चिकनी मिट्टी के ढांचों
और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास कराया जाता था। चीरा लगाने की कला जानने के लिए ककड़ी, केला, तरबूज आदि पर अभ्यास करना पड़ता था। दीमक लगी लकड़ी द्वारा घाव एवं उसका भरना सिखाया जाता था। कमल के फूल की डंडी को नस के रूप में अभ्यास कराया जाता था। पट्टी बांधने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। ठीक है, क्लियर है। इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन में दिया है कि सुश्रुत महान शल्य चिकित्सा तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे? आइए देखते हैं। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सा थे, वे श्रेष्ठ गुरु भी थे। वे अपने शिष्यों को शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे केला, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग किया करते थे। ये तो अभी पिछले में भी देखा हमने क्वेश्चन में। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया और क्यों? लिखिए। तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। जीवक, चरक, आत्रेय एवं वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत भूमि पर इसी समय जन्म लिया। यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान भी भारतीय चिकित्सा के सिद्धांतों पर स्थित था। ये हुआ क्वेश्चन आंसर पूरा। फिर मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।